अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, अब यदि आपके पीटीआई का बैच होता या आपके रीट का बैच होता, रीट मेंस का होता, राजस्थान पुलिस का होता, जेल प्रेरी का होता, या फिर कोई सा जैसे पशु परिचर है, कोर्ट वाला है, फोर्थ ग्रेड वाला है, कोई भी एग्जाम होता, आरपीसी या कोई भी बोर्ड का सिलेबस जारी करता है ना। लेकिन आपको सारा ही कुछ पढ़ना है। और मेरा एक ही फंडा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोचिंग ज़िंदगी में एक बार ही करनी चाहिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान इतिहास कभी चेंज नहीं होगा, राजस्थान का कल्चर कभी चेंज नहीं होता, भूगोल कभी चेंज नहीं होता। भूगोल में केवल 4 टॉपिक चेंज होते हैं। यदि 5-7 साल से जनसंख्या, वो आंकड़े, वनों के आंकड़े 2 साल से रिपोर्ट आती है वो, या फिर कोई खनिजों में कोई नया खनिज वगैरह जो करंट होता है वो होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। बार बार कोचिंग करने का मतलब है टाइम पास करना। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका फाउंडेशन बैच है हिस्ट्री और कल्चर जीरो से, यानी फर्स्ट से आज तक जितना भी होता है सारा मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम दोगे, यानी प्रश्न कहीं से बाहर नहीं आएगा। यदि प्रश्न बाहर आता है तो फिर आपको वो नहीं करना, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। समझ रहे हो? अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखो, अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। पहला जो है कि राजस्थान का इतिहास है, उसको जानने के स्रोत क्या है। तो पहला हमारा क्या रहेगा, पुरातात्विक स्रोत। हिंदी में पढ़ते हो ना आप, तो शब्द शुद्धि में देखते हैं स्रोत शब्द ऐसे लिखा जाता है, पता ना आपको। अब जो राजस्थान का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका प्राचीन है, दूसरा मध्यकालीन है, और तीसरा जो है कौन सा है, आधुनिक। अधुना प्लस इक, इसमें एक पढ़ते हैं, और इसमें इन मध्यकालीन। अब हमें ये पता होना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन पढ़ाते वक्त मैं आपको ये बता दूंगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और कैसे आगे आ सकते हैं, वो चीज़ें तो हमें कन्फर्म आनी चाहिए। यानी वो चीज़ें बताने के बाद ये तो हमें कन्फर्म आ रही, बाकी पढ़ लेना। और एग्ज़ाम का एक सिस्टम होता है कि आप जैसे 12वीं का एग्ज़ाम देते हो, कॉलेज के एग्ज़ाम देते हो, उनमें क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है या नहीं। जबकि इसमें क्या कि हमारा जो एग्ज़ाम कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मारवाड़ी में एक कहावत है कि सेंधा सेंधा लगना। यानी कोई आदमी हमें आज मिला है तो उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो जाएगा, यदि वो 2 महीने बाद में, महीने बाद में मिले तो हम उसको पहचानने लगेंगे। इसलिए आपने सुना है कि हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं घर में, वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन लगभग मेरे पेपर ठीक हुआ 60%। क्योंकि कुछ पढ़ी हुई चीज़ें होती है उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव में सही हो जाता है। लेकिन कई प्रश्न में ऐसा होता है कि दोनों प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न ऑप्शन होते हैं, दोनों मिलते जुलते होते हैं। उसके लिए हमें रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करने के बाद में कंफर्म हो जाता है कि भाई यही ऑप्शन होगा। अब ये जो राजस्थान का इतिहास है बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो किस पार्ट में से आएंगे, आधुनिक में से आते हैं। किस में से आते हैं, आधुनिक में से। और फिर जो प्राचीन है, इसमें से आते हैं केवल सभ्यताओं में से। तो आधुनिक में कौन कौन से टॉपिक है पहले देखते हैं। देखो, एक नंबर है राजस्थान का एकीकरण। आज राजस्थान का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं है, क्योंकि बाहर के लड़के नहीं आए, राजस्थान के लोगों को ज़्यादा अवसर मिले, इसलिए किया गया है कि राजस्थान जी की ज़्यादा जोड़ा गया है। और कोई भी सिर्फ वैकेंसी हो उसमें राजस्थान के एकीकरण सब में दो दो क्वेश्चन आते हैं। एक या दो दो क्वेश्चन सब में आते हैं, कोई भी हो। दूसरा जो टॉपिक है वह 1857 की क्रांति, या फिर राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। चाहे आरपीसी हो या बोर्ड हो, दोनों ने अपने सिलेबस में जितने भी एग्जाम है सब में इनको दे रखा है, दो क्वेश्चन इसके आते हैं। तीसरा एक टॉपिक उसका नाम है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम है? ये ऐसे टॉपिक हैं जो घर पर अपन पढ़ते हैं तो याद नहीं रहते, लेकिन कहानी टाइप में 20 मिनट में, यदि एक बार इसको पढ़ लिया बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
एकीकरण क्लास में आपको यानी 60% आपको क्लास में याद हो जाएगा, पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्रजामंडली ऐसा टॉपिक है जिसमें डेटें बहुत सारी, लेकिन पढ़ते ही आपको 60-70% एक बार में याद हो जाएगा। प्रजामंडल। चौथा जो टॉपिक है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी इसमें 1857 की क्रांति भी है। इसमें से क्या पूछा जाता है? इसमें से ये आता है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना, देखो ये शब्द लिखना सीख जाना बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द शुद्धि में हिंदी में बार बार पूछा जाता है कि सही शब्द राजनीतिक है, अपन बोलते हैं ना राजनीतिक या राजनीति, तो राजनीति सही है। राजनीतिक चेतना। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, कोई भी वैकेंसी हो एक प्रश्न समाचार पत्र का हर बार आता है हमेशा। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। और उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। प्रमुख व्यक्तित्व में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जितने भी हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आता है कि कोई भी हो, इतिहासकार है या फिर साहित्यकार है, उनके प्रश्न आते हैं, तो वो में आने चाहिए कुछ फिक्स है कि कितने 10-20 है वो। राजनीतिक चेतना में समाचार पत्र, व्यक्तित्व और राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम। चौथा जो है वो है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन। दोनों अलग अलग है, दो क्वेश्चन इसके आते हैं और दो क्वेश्चन इसके आते हैं। और ज़्यादा चांस ये होता है कि जनजातीय आंदोलन का आता है या फिर किसान आंदोलन से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे बिजोलिया है, बेंगू है, बूंदी है, भरतपुर वाला है, मारवाड़ का है, बीकानेर का है। और जनजातीय आंदोलन में तो दो ही जातियां, एक तो भील है और एक मीणा है, ग्रासिया। आपने कभी पढ़ा हो तो तीन ही आदमी पढ़ने होते हैं, एक तो मोतीलाल जी तेजावत और एक गोविंद गिरी जी, बस इनके बारे में, या फिर एक मीणा का। चौथा कोई प्रश्न नहीं आता, तीन प्रश्न आते हैं इसमें से। और बिजोलिया किसान आंदोलन पूछा जाता है या फिर बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, मारवाड़, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, जो भी, और उनमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। ये तो है आधुनिक में। राजस्थान का एकीकरण हो गया, क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। उसके अलावा जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व है? व्यक्तित्व में दोनों है, देखो पुरुष भी है और महिला भी है, यानी किन किन महिलाओं का योगदान रहा, किन पुरुषों का रहा, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और जो भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले और कैसे कैसे राजस्थान में राजनीतिक चेतना फैलाई। क्योंकि पहले राजस्थान में क्या था, राजाओं का शासन था, और राजाओं का शासन था, उसके बाद में क्या हुआ, मराठे आए। और जब राजस्थान बूंदी से मराठों ने प्रवेश किया तो मराठों के बाद में राजस्थान के शासक परेशान हो गए और 1817-1818 में अंग्रेजों से संधियां कर ली। अंग्रेजों से संधियां करने के बाद में पूरा राजस्थान क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हो गया। और धीरे धीरे और बाद में राजस्थान का आधुनिक स्वरूप बना। जो पहले राजा थे, राजा से राज प्रमुख हुए, और 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 के तहत जो राज प्रमुख का पद था उसको बाद में क्या बना दिया गया, राज्यपाल, जो आज तक चल रहा है ना। पहले अंतिम जो राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी थे, जयपुर के राजा थे, और उनके बाद में फिर धीरे धीरे आगे अभी हरिबाबू बागड़े हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है ना, सुना ना आपने ऐसा। ये तो है आपके आधुनिक है। और प्राचीन में कौन कौन से दो टॉपिक है, देखो एक तो है पुरातात्विक स्रोत,
और दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान में टोटल मैं आपको 61 सभ्यताएं लिखाऊंगा। कितनी? 61 में से केवल आपको 5 या 7 पढ़नी है, बाकी नाम याद रखना कि स्थान लोकेशन कहाँ है उनकी। पहले क्या होता था, इस बार थोड़ा सा आरपीसी ने पैटर्न चेंज किया और सिलेबस चेंज कर दिया। पहले केवल 4 सभ्यताओं के नाम होते थे। कौन कौन सी? एक तो जो सभ्यता उसका नाम था कालीबंगा, एक थी गणेश्वर, एक थी बैराट और एक था बालाथल और एक आहड़। यानी ये तो इसी का अंग है। कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट और आहड़, ये 4 सभ्यताएं लिखी होती थी। और रीट मेंस का जो एग्जाम है थर्ड ग्रेड में अभी यही सिलेबस है। लेकिन आरपीसी ने इस बार क्या किया है कि राजस्थान की सभी सभ्यताएं, जैसे आप देखो भाई, आप एग्जामिनर हो, आपको कोई पेपर लेना है, आपके पास 20 टॉपिक है, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप मेन मेन चीज़ें उठाएंगे या फिर ऐसी चीज़ें उठाएंगे जो किसी को पता ही नहीं है? भाई मेनली वहाँ से उठाएंगे जहाँ से प्रश्न आते रहे। तो कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट और आहड़। फिर आहड़ के ही अंग, आड़ में एक तो आहड़ हो गया, एक ओजियाना हो गया, बागोर हो गया, बालाथल हो गया, भगवानपुरा हो गया, पचमाता हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में आता है बार बार। परीक्षा में कैसे पूछते हैं इसको कि निम्न में से कौन सा स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, और फिर उसमें 4-5 सभ्यताओं के नाम दे दिए जाते हैं। तो उसमें आठ से संबंधित है। आओ बागी, भागता देखो, आ का हो गया आहड़, ओ का ओजियाना, बा का बागोर, बा का बालातल और भगवानपुरा और पचमाता, ये सारी इससे संबंधित है। या फिर सभ्यताओं में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन है, कौन सी कांस्य युगीन है, कौन सी लोह युगीन है। या फिर इन सभ्यताओं का कर्म क्या है कि पहले कौन सी आएगी, पाषाण युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन। ये सभ्यताएं उसके बाद में मध्यकालीन में चलते हैं। मध्यकालीन में क्या है देखो, मध्यकालीन का जो पार्ट है ये सबसे लंबा है और सबसे ज़्यादा समय लगता है और सबसे कम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। यानी सबसे ज़्यादा आधुनिक में आते हैं और आधुनिक के बाद में सभ्यता से प्रश्न आते हैं, इसमें से बहुत कम आते हैं। यदि अपन पूरा भी डिटेल से पढ़ते हैं ना तो भी फिक्स है कि जैसे मेवाड़ में से 5 ही आदमी पूछे जाते हैं, प्रताप है, शांगा है, कुंभा है, 2-4 और है। और वैसे में सारे पढ़ने होते हैं। लेकिन पहले तो क्या होता था, कोई भी एग्जाम का पैटर्न उसमें सिलेबस में दे रखा था कि आपको महाराणा सांगा पढ़ना है, प्रताप पढ़ना है, कुंभा पढ़ना है, राज सिंह जी पढ़ना है, मान सिंह जी पढ़ना है, मेवाड़ के राज सिंह जी पढ़ना है। लेकिन मध्यकालीन में सारा ही है। कौन कौन सा देखो, इसमें आपका राजपूत वंश है। अब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें 19 रियासतें थी। कितनी है? 19 रियासतों को 3 भागों में बांट रखा था। ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे। 16+2+1। 16 किसकी? राजपूतों की। 2 किसकी? जाटों की। 1 किसकी? मुस्लिम। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो एक थी टोंक, 2 जाटों की, कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। बाकी 16 किसकी? राजपूतों की। तो वर्चस्व किसका? राजपूतों का। इसलिए नाम भी क्या रखा गया, पहले राजपूताना, फिर राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, ऐसे करके राजस्थान नाम पड़ा। अब मुख्यतः कौन कौन से राजवंश है जो मैं पढ़ने हैं देखो। एक क्षेत्र है मेवाड़, एक है मारवाड़, एक है ढूंढाड़ या फिर आमेर, एक है हाड़ौती, मांड, वल, दुग्गल या फिर इसको जैसलमेर कहते हैं, ये क्षेत्र।
जैसलमेर और करौली। मेवाड़ में जो राजवंश है उसका नाम है, क्या नाम है भाई? गुहिल। इसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सिसोदिया राजवंश के नाम से। स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। और गुहिल के बाद में रावल थे, रावलों की जो शाखा थी रतन सिंह जी तक आते आते 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। और उस शाखे में रतन सिंह जी ने केसरिया किया और उनकी रानी पद्मिनी ने जोर किया। इसी के साथ रावल शाखा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में हरि सिंह जी का लड़का एक जागीरदार आता है, हमीर, जिसको क्या कहा जाता है? सिसोदिया शाखा का संस्थापक। राव के बाद में ये होते हैं और सिसोदिया शाखा को आगे बढ़ाते हैं, जो आज तक, यानी कहाँ तक? महाराणा भोपाल सिंह जी तक, जो कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, उन वहां तक चलती है, अनवर चलती रहती है। मारवाड़ में जो थे वो हैं आपके राठौड़। और ये जब पढ़ेंगे उसे मैं डिटेल से लिखवा दूंगा। इनकी राजस्थान में 3 शाखाएं थी। कहाँ कहाँ? नागौर। पहली जो मुख्य शाखा है वो तो कहाँ थी? मारवाड़। मारवाड़ में राव जोधा जी हुए। राव जोधा जी के 6 लड़के थे। उनमें से जो छठवां बेटा था बिक्का, वो कहाँ चला जाता है? बीकानेर। एक जो लड़का होता है राव दूधा जी, वो कहाँ चले जाते हैं? मेड़ता चले जाते हैं। फिर इनके बाद में एक राजा होते हैं मोटा राजा राव उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के 2 लड़के हुए सूर सिंह जी और किशन सिंह जी। किशन सिंह जी कहाँ चले जाते हैं? किशनगढ़ चले जाते हैं। और किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना, जहाँ से एक प्रश्न आता है एग्जाम में, किशनगढ़ चित्रकला शैली बने ठनी वाला, है ना। अब मारवाड़ हो गया। और एक शाखा कहाँ चली जाती है? बीकानेर। एक कहाँ चली जाती है? मेड़ता। और एक कहाँ आ जाते हैं? कौन बताएगा? किशनगढ़। सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय के मुख्य पीठ है किशनगढ़ अजमेर में ना। वो भी प्रश्न आता है कि जिसमें राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा जाता है। बाकी किसी भी संप्रदाय में युगल पूजा नहीं होती। राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं माना जाता, इसमें युगल पूजा होती है। मारवाड़ में संस्थापक कौन हुए? राव सिंहाजी। क्या हो रहा है? बीकानेर में कौन हुए? राव बिक्का। मेड़ता में कौन हुए? राव दुद्धा। जहाँ से क्या प्रश्न आता है? मेड़ता में से 2-4 प्रश्न आते हैं फिक्स है, छोटी सी रियासत है। एक तो चार भुजानाथ जी का मंदिर है, वो पूछा जाता है। दूसरा, कल्चर में मीराबाई के बारे में पूछा जाता है। इतिहास में मीराबाई के जो काका थे उनके बारे में पूछा जाता है। एक कल्लाजी राठौड़ के बारे में पूछा जाता है। एक जयमल जी के बारे में पूछा जाता है। जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था उसमें दोनों शहीद हो गए थे, काका और भतीजा। जयमल जी के कंधों पर बैठकर कल्लाजी ने युद्ध किया था। कल्चर में पूछा जाता है कि किस देवता को 4 हाथों वाले और 2 सिर वाले लोक देवता या फिर शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो चित्तौड़ के दूसरे शाखे में, तीसरे में, कौन से में हुए थे शहीद? तीसरे शाखे में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उदय सिंह जी के समय अकबर ने आक्रमण किया था। दूसरा तो विक्रमादित्य के समय हुआ था। और किशनगढ़ में कौन है? किशन सिंह जी। लेकिन हमें पढ़ना कुछ नहीं, पढ़ना क्या है? परीक्षा में क्या आता है? परीक्षा में पूछा जाता है सामंत सिंह जी के बारे में, जिनकी जो पत्नी थी उन्हीं को क्या कहा जाता है? ये खुद को कृष्ण का अवतार और अपनी पत्नी को क्या मानते थे? राधा मानते थे। और जिनका मूल नाम था रसिक बिहारी, और उसी को बनी ठनी के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत की क्या कहा जाता है? मोनालिसा। अब आमेर की बात करें तो आमेर में कौन सा वंश है? कुर्रम। और कुर्रम से क्या हो गए? कछवाहा। और फिर हो गए कछावा। यानी रूप बिगड़ते बिगड़ते भगवान भगवान राम का जो बेटा था कुश, उसकी संतानें क्या कहलाई? कुर्रम। और कुर्रम से क्या हो गया? कछवा। और फिर आते आते माली आज की क्या बन गए? वो कछावा हो गए। यानी अपना रूप धीरे धीरे, हिंदी में क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो बिगड़ते बिगड़ते किस में चले जाते हैं? तद्भव में चले जाते हैं। जैसे हमारे लाडनू एक क्षेत्र है, सुना ना आपने? उसको मुक्सु की वजह से तद्भव में बोला जाता है लानू। लक्ष्मणगढ़ शब्द है, उसको मुक्सु के लिए बोला जाता है लिछमगढ़। यानी कुछ क्षेत्रों के नाम बदलकर तद्भव में चेंज कर दिए जाते हैं।
और यहाँ जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? दूल्हेराज। और फिर सवाई मानसिंह जी तक अनवरत चला है। ये जो आपने सिलेबस देखा है इसमें सबसे जो गौरवशाली है वो कौन सा है? मेवाड़ वाला गौरवशाली, क्योंकि उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? मुगलों की। हालांकि अमर सिंह जी तक आते आते 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, लेकिन वो उनकी मजबूरियां थी। लेकिन बीकानेर वाले कभी आक्रमण हुआ ही नहीं, गंगा सिंह जी तक आराम से रहे सब लोग, क्योंकि राज सिंह जी के अच्छे संबंध थे और फिर गंगा सिंह जी तक क्या थे? अच्छे संबंध थे इनके, कभी आक्रमण नहीं हुआ। और किशनगढ़ वाले ये तो अलग ही, तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो आमेर वाले हैं इनमें जो बारमल जी थे उन्होंने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, पहला राजा है। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो लड़की थी जिसका क्या नाम था? हरका बाई, जो नाटकों में जोधा अकबर के नाम से दिखाया जाता है, जबकि जोधा तो मारवाड़ की थी। हरका बाई का विवाह कर दिया और मान सिंह जी को क्या कर दिया? अकबर की सेवा में भेज दिया। 12 वर्ष की उम्र में तो 52 साल तक मुगलों की सेवा करने वाला राजपुताना का एकमात्र शासक, जिसको 7,000 मनसब प्राप्त थे, वो कौन था? वो मान सिंह जी। मान सिंह जी कौन से? मान सिंह जी प्रथम और मान सिंह जी सेकंड राज प्रमुख थे। और जो मारवाड़ रियासत है इसमें एक राजा हुए चंद्रसेन जी, जिनका इतिहास गौरवपूर्ण है। चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन उसके बाद में मोटा राजा राव उदय सिंह जी आए और उन्होंने अपनी लड़की जिसका नाम है जोधाबाई जगत गोसाई, उसकी शादी किसके साथ कर दी? अकबर के बेटे सलीम जहांगीर के साथ। और उनसे जो लड़का हुआ फिर खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना था। तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कौन सा बचा है? कच्छा हुआ हो गए हाड़ौती। ये देखो जो चौहान वंश है ये छोटा भी है, इसमें एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में था देखो, एक तो है सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी के चौहान, सिवाना और जालौर। इनमें से क्या पूछा जाता है? हाड़ौती में से 2-3 शासक वो पूछे जाते हैं और सिवाना जालौर में केवल शाखा पूछा जाता है। जालौर का कानड़ देव और सिवाना का सातल देव, या फिर सिवाना का परिवर्तित नाम केराबाद, जालौर का जलालाबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद। ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से। और उसके बाद में ये जगह बच जाती है बाटी राजवंश। उत्तरबड़ उत्तरबड़ किवाड़ भाटी, यानी छत्राला यादवपति, जिनके राजवंश में जो राज चिन्ह है उसमें लिखा हुआ है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिनायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। इसको क्या कहा जाता है? यानी घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लो का, जद पुगे जैसाण। यानी वहां जाने के लिए ये चीजें थी। तो अलग ही क्या है, 8वां अजूबा है। भाटी 2 जगह थे, एक तो थे जैसलमेर में और एक कहाँ थे? करौली में। जैसलमेर में शासकों का कोई प्रश्न नहीं आता, एक जैसलमेर किला पूछा जाता है, एक चित्रकला पूछी जाती है, क्योंकि जिस चित्रकला शैली पर किसी का प्रभाव नहीं वो प्रश्न आता है। और फिर यहाँ की कल्चर हवेलियाँ वगैरह ये पूछी जाती है, या फिर यहाँ पर संधि किसने की, बाकी वो प्रश्न नहीं आता। और करौली में 3 प्रश्न आते हैं, एक तो संप्रदाय का आता है, एक केला देवी का मंदिर ये आता है, और एक यहाँ पर किला है तिमनगढ़, उसका प्रश्न आता है। ये आपका सिलेबस है, इतना सारा हम पढ़ेंगे ये आराम से। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हथेली पे सरसों नहीं उगती है ना, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। अब शुरू से शुरू कर देता हूँ। सिलेबस तो पता चल गया आपको, उतार लेना फिर। अब अपन ये पढ़ेंगे शुरू से। देखो 10 मिनट में समझ में आएगा, ध्यान दे के सुन लो बस, फिर लिख देना आराम से ना। हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय या राजस्थान का नामकरण। किसी भी चीज़ को कोई नाम देने के पीछे कारण होता है। जैसे राजस्थान को राजस्थान कहने का कारण था, राजस्थान को राजस्थान कहा गया, पंजाब या हरियाणा नहीं कहा गया, कोई कारण था ना। क्या कारण था कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा? उसके पीछे 2-4 कारण है। पहला जो कारण है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय कितनी रियासतें थी?
कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और 19 3 भागों में डिवाइड थी, कौन कौन सी? 16 प्लस 2 प्लस 1। अब 16 किसकी है? राजपूतों की। 2 किसकी है? जाटों की। पहले यहाँ से प्रश्न नहीं आता था, आजकल इन 2 रियासतों से खूब प्रश्न आते हैं। कौन कौन सी है? 2 कौन कौन सी रियासतें भाई जाटों की? एक तो है भरतपुर, और दूसरी जो है वो है धौलपुर। भरतपुर में एक तो पूछा जाता है कि भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की? चूड़ामन जी के बाद में धीरे धीरे। और जो महत्वपूर्ण राजा आते हैं वो होते हैं सूरजमल जी, जिनका नाम मूल नाम था सुजान सिंह, जो पूछा गया था। और एक किला आता है, एक तो ये पूछा जाता है भरतपुर की स्थापना, और एक पूछा जाता है लोहागढ़ किला, और तीसरा पूछा जाता है सूरजमल जी के बारे में, जिसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई है, 19 फरवरी 1733, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी आती माघ शुक्ला पंचमी के दिन। यानी भरतपुर की स्थापना 19 फरवरी 1733 को महाराजा सूरजमल जी ने माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी के दिन की। और बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले फूल खिलते हैं, भोजन किया जाता है पीला, यानी घर में जो भी बनाया जाता है। और स्पेशली बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, वो भी किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। और एक जो रियासत है वो कौन सी है? मुस्लिम। और यहाँ वो कौन सी है? टोंक। और यहाँ का जो संस्थापक है वो कौन है? अमीर खां पिंडारी। विशेष क्या है राजस्थान की? एकमात्र मुस्लिम रियासत। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ कितनी रियासतें थी? 19 3 भागों में डिवाइड थी, कितनी? 16। 2 और 16 किसकी? 2 किसकी? ये याद रखना है। जाटों की 2 कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये भी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, वो 2 छोरे कौन से? तो उनमें नाम था माधु सिंह और दुर्जन सिंह। जब ये पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। याद रखना, अभी तक आपको भरतपुर और धौलपुर, उसके बाद में एक मुस्लिम रियासत थी, वो कौन सी? टोंक। और टोंक में ये पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। इसका संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। एक दूसरा प्रश्न यहाँ से ये आता है कि यहाँ पर एक शीश महल यानी सुनहरी कोठी है, जो कहाँ पर है? टोंक में है। वो इसलिए पूछी जाती है कि वहाँ पर पहले ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। अब ऊँट को राज्य पालतू पशु श्रेणी में डाल दिया गया है ना, जून 2014 के बाद में। तो उसके बाद में यहाँ पर ये क्या कर दिया गया, जो ऊँट की कुर्बानी होती थी वो बंद कर दी गई है, इसलिए ये चर्चा में रहता है। एक चीज़ यहाँ पर कौन सी है? शीश महल। हालांकि शीश महल जयपुर में इसको सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है, सुनहरी कोठी टोंक। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 16 राजपूतों की, 2 जाटों की, 1 मुसलमानों की। इसलिए आप बताओ वर्चस्व किसका है? राजपूतों का। इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? राजपूताना। अगला प्रश्न ये आता है कि इस क्षेत्र को अनेक लोगों ने अलग अलग नाम दिए, तो किन लोगों ने क्या क्या नाम दिया वो अपन देखते हैं। देखो, राजस्थान का नामकरण। अब वो प्राचीन से शुरू होते हैं। यदि प्राचीन समय से बात करते हैं तो सबसे जो प्राचीन साहित्य में वेद मिलते हैं, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 क्या है? उपनिषद आते हैं। तो क्या क्या नामकरण किया गया? देखो, राजस्थान को वेदों में क्या नाम दिया गया? जो नामकरण है, ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त।
ये किस में कहा गया? ये कहा गया आपके ऋग्वेद में। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त? या फिर राजस्थान को ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त किस में कहा गया है? तो ऋग्वेद में। वेद के बाद में बात करें रामायण की। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। और शब्द शुद्धि में नाम याद रखना, ये वाल्मीकि शब्द शुद्धि में लिखना आता है कि वाल्मीकि कैसे लिखते हैं। रामायण में राजस्थान को क्या नाम दिया गया? इसको कहा गया मरुकांतार। क्या नाम दिया गया? मरुकांतार। पहली चीज कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। राजस्थान को रामायण में क्या कहा गया? मरुकांतार। उसके बाद में तीसरा जो नाम है, अब यहां से प्रश्न आता है परीक्षा में हर बार। एक तो है राजपुताना और एक है राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। परीक्षा में इन दोनों में से एक आता है। आज तक जो पूछा गया ये पूछा गया है। और राजपुताना का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। जबकि राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना किसने कहा था? किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस, नहीं थॉमस, मैं पूरा इसमें जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और जो जॉर्ज थॉमस है इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या वो? ये हो गया। जो जॉर्ज थॉमस को है वो जहाज फिरंगी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये पूछा गया कि किस इतिहासकार को जहाज फिरंगी के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? जॉर्ज थॉमस। अब जो जॉर्ज थॉमस है इसने राजपूताना कब कहा था? 1800 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? पहले तो यह आता कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, तो आपका उत्तर क्या होगा? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके जो लेखक है वो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1805 में। अब परीक्षा में इसको कैसे पूछा जाएगा? आपको याद नहीं करना, देखो तरीका बताता हूँ। पहले तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा? 1800 ईस्वी में। किस पुस्तक में कहा गया है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। याद ऐसे रखना है। मिलिट्री का मतलब क्या होता है? सेना होती है ना, मिलिट्री, सेना को मिलिट्री कहते हैं। और मिलिट्री किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। रटना नहीं है, एग्जाम में जब भी आएगा तो परीक्षा में लिखा होगा ऑप्शन, तो आपको याद रखना है मिलिट्री किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। लेकिन इस पुस्तक का लेखन किसने किया? जो लेखक था वो कौन था? वो था विलियम फ्रैंकलिन। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में ये लिखा है कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। और राजपूताना कब कहा था? 1800 ईस्वी में। तो ये पूछा जाए कि राजपूताना शब्द इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो कौन सी है? ये पुस्तक है जिससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इस इतिहासकार को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है इसका? जहाज फिरंगी। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। अब राजस्थान का जो इतिहास है पूरा किस पे टिका हुआ है? कर्नल जेम्स टोड पे। यानी इसके 50 कथन है, वो मैं आपको लिखाऊंगा सारे एक साथ।
यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किन शासकों को क्या क्या नाम दिए, किन युद्धों को क्या नाम दिया, राजस्थान के जो प्राचीन स्थल है उनको क्या क्या उपनाम दिए, यानी किन क्षेत्रों को क्या कहा, ये जो सारा इस पे टिका हुआ है। यानी इनको क्या कहा जाता है परीक्षा में सबसे जो बार बार प्रश्न ये आता है कि राजस्थान इतिहास का पिता किसको कहा जाता है या फिर जनक किसको कहा जाता है, वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड के उपनाम एक तो है राजस्थान इतिहास के जनक। टाइम क्या हो सर, क्लास आगे 12 बजे से, देखो। जनक या फिर पिता में, कई बार जनक पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है पिता में। और दूसरा जो है वो है घोड़े वाले बाबा। अब पूछा जाता है कि राजस्थान इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, लिखी थी ना। और दूसरा है घोड़े वाले बाबा। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां की थी, तो संधियां करवाने में दो लोगों की विशेष भूमिका थी। एक तो था कर्नल जेम्स टोड, जिसको अपन शॉर्ट में बार बार जेटी बोलेंगे, जे का जेम्स और टी का टोड। एक तो जेटी था, और दूसरा आदमी उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉक। इन्होंने सबसे संधियां करवाई थी। तो ये साथ में क्या रखता था? घोड़ा रखता था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? घोड़े वाले बाबा। जबकि राजस्थान में किसको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा? कि लीले घोड़े वाले बाबा थारो बालो बढ़ गए, रामदेव जी महाराज। जेटी ने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक का हर बार जिक्र होगा। और ये आपको मैं याद करवा देता हूँ, आज तक आपने इसको कैसे पढ़ा है। देखो, इस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये 1829 में दिया गया था, ध्यान रखना। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जॉर्ज थॉमस के कितने साल बाद में जेटी ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया? 29 साल बाद में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कब लिखी गई? 1829 में। अब देखो, इस पुस्तक को याद कैसे करना है। शॉर्ट में इसका नाम है एनी एंड आंटी। पूरे नाम से कोई मतलब नहीं है, बार बार इसका नाम आएगा और मैं यही बताऊंगा इसका नाम क्या है, एनी एंड आंटी। एनी का पूरा नाम क्या हो गया? एनाल्स। एंड का क्या हो गया? एंड। और आंटी का क्या हो गया? एंटीक्विटीज। पुस्तक का चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? राजस्थान के बारे में। तो एनी एंड आंटी, एनी का क्या हो गया? एनाल्स। एंड का हो गया एंड, और एंटी का क्या हो गया? आंटी का एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बारे में। इसका जो दूसरा नाम है, इस पुस्तक का दूसरा नाम वो क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद रखोगे? राजस्थान कैसा है? राजपूतों का स्टेट है, याद रह जाएगा। इससे पहले कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल का मतलब है सेंटर। परीक्षा का आपका सेंटर कहाँ आया? पश्चिम आया, वेस्टर्न में। और इतना हमें याद है, तो परीक्षा में जब ऑप्शन से आएगा तो अपना आप हो जाएगा। यानी परीक्षा का सेंटर कहाँ आया? वेस्ट में आया। और स्टेट कैसा है? राजपूत स्टेट। तो पहला नाम क्या हो गया बताओ? एनी एंड आंटी। एनी का क्या हो गया? एनाल्स। एंड का क्या हो गया? एंड। और एंटी का क्या हो गया? आंटी का एंटीक्विटीज। बातें किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? आपकी परीक्षा का सेंटर कहाँ आया? वेस्ट में आया। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न, और स्टेट किसका है? राजपूतों का। तो राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दो नाम तो ये। अब इस पुस्तक के कारण विशेष क्या है? इसमें जो जानकारी है किसकी है? नंबर एक, राजस्थान, राजस्थान या फिर
रजवाड़ा शब्द का प्रयोग, एक तो ये याद रखोगे। दूसरा, मेवाड़ का इतिहास स्पेशली, और समग्र राजस्थान का इतिहास। ये 30-32 जितने भी कथन है मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा सारे, ताकि आपको जगह जगह ढूंढने नहीं पड़ेंगे और एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो है, इस पुस्तक के लेखन के कारण जेटी को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? जेटी को राजस्थान इतिहास का जनक किस पुस्तक के कारण कहा जाता है, तो वो कौन सी है? एनी एंड आंटी। एनी का पूरा नाम क्या है? एनाल्स। एंड का एंड, और एंटी का क्या हो गया? एंटीक्विटीज। और परीक्षा का सेंटर कहाँ आया है? वेस्ट में। और सेना किसकी थी? सेना किसकी थी? मिलिट्री मेमोर्स, यानी जॉर्ज थॉमस की सेना थी। मिलिट्री किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। उसकी पुस्तक थी ना एक। जेटी को राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं? पितामह। एक तो ये होगी। एक दूसरी पुस्तक और है, वो इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये होगी, और दूसरी जो पुस्तक है, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी भारत की यात्रा याद कैसे रखना है कि पहले वाली पुस्तक कब आई थी? 1829 में। इसके 10 साल बाद में आई कौन सी? पश्चिमी भारत की यात्रा। जब अंग्रेजी में पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? द ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया। और हिंदी में ज़्यादातर आता है तो क्या आता है? पश्चिमी भारत की यात्रा। पहले वाली जो पुस्तक थी उसमें किसकी जानकारी थी? मेवाड़ का इतिहास था, और स्पेशली राजस्थान का इतिहास था। इसमें क्या है? इसमें जो जानकारी है, ये पूछा गया भाई कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी है, यानी राजस्थान का जो कल्चर है वो किस में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान के पर्यटन स्थलों की। अब यहाँ तक जो पढ़ा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। पहले हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान को राजस्थान कहने का क्या कारण था, कि यहाँ पर कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 19 को 3 भागों में बांटा गया था। 16+2+1। 16 किसकी? 2 किसकी? कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। एक कौन सी? मुसलमान। वो कौन सी थी? संस्थापक अमीर खां पिंडारी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान का नामकरण कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले शुरू हुआ था ऋग्वेद से। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया? ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। उसके बाद में वाल्मीकि कृत रामायण की बात करते हैं, रामायण में क्या नाम दिया गया? मरुकांतार। उसके बाद में राजपुताना, ये किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? सेना किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। यानी मिलिट्री किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी ये पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1805 में। किस इतिहासकार को जॉर्ज फिरंगी के नाम से जाना जाता है? किस इतिहासकार को राजस्थान इतिहास का पितामह, जनक या घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड। फिर राजस्थान को राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है पुस्तक का? आपको एनाल्स एंड एंटीक्विटी से कोई मतलब नहीं है, हमें याद रखना एनी एंड आंटी। एनी का मतलब हो गया एनाल्स, एंड का एंड, और आंटी का क्या हो गया? एंटीक्विटीज। कब लिखी गई? 1829 में। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा का सेंटर कहाँ आया है? वेस्टर्न में आया है। हो गई। उसके बाद में इनकी एक दूसरी पुस्तक और है, वो कौन सी है? पश्चिमी भारत की यात्रा। ये जो पुस्तक थी एनी एंड आंटी, इसमें क्या जानकारी मिलती है? राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है समग्र। इस पुस्तक के कारण कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता। यह प्रश्न खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, या फिर अंग्रेजी में आएगा तो क्या लिखा होगा? ट्रेवल्स इन दी वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन दी वेस्टर्न इंडिया कब लिखी गई? उसके 10 साल बाद में, यानी 1839 में लिखी गई। फिर परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी किस पुस्तक में दी गई? यानी राजस्थान का जो पूरा कल्चर है किसमें? पश्चिमी भारत की यात्रा।
हालांकि कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में मेवाड़ की गणगौर का उल्लेख किया है कि भीम सिंह जी के समय मेवाड़ की जो गणगौर थी उसका उल्लेख किया है। बाकी पढ़ेंगे कल। आज तो हमारी जो क्लास थी इसमें मैंने आपको सिलेबस वगैरह या पढ़ने का तरीका बताया, कुछ हम कर पाए, और फिर कल से रेगुलर इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। कल आप इसको लिख लेना, मैं लिखा दूंगा। आज हमने केवल 4 ही तथ्य पढ़े हैं, ऋग्वेद, रामायण, जॉर्ज थॉमस और ऋग्वेद में सब बताओ भाई पीछे वाले। ऋग्वेद में क्या कहा गया? ब्रह्मवर्तीय, आर्यावर्त। रामायण में मरुकांतार, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना, जेटी ने राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा। धन्यवाद।